मैं डॉक्टर सईद लाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वही सवाल आपके सामने रखता हूँ कि अब ये कहा यह जा रहा है कि ये आप तो कह रहे हैं कि ये मामलात सारे ठीक हो जाएंगे, इसी को मल्ली साहब कहते हैं ये गठजोड़ है दोनों जमातों का। नसीम सिद्दीकी साहब कहते हैं कि एक्चुअली ये सौदागरी है, जो मुफाहमत नहीं है, ये सौदागरी है, और ये मिल के दोनों जमातें जो हैं वो कौम को जो है वो लूट रहे हैं। कैसे ये मामलात आगे बढ़ाएंगे? और ये इस किस्म की इल्ज़ामात के साथ, यानी आपने इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा बना दिया है, इस मुतनाज़ा इलेक्शन के जो नताइज होंगे जिसके भी हक में आएंगे, लेकिन क्या वो जो हुकूमत तश्कील पाएगी, क्या वो आगे आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा हालात है उनको कंट्रोल कर पाएगी? डॉक्टर साहब देखें, जो आपने बात की है कि इलेक्शन मुतनाज़े, तो पाकिस्तान में तकरीबन तमाम इलेक्शन को मुतनाज़े करार दिया गया और हारने वाली पार्टियां इल्ज़ाम लगाती रहीं। और हमारे जो दानिश्वर दोस्त हैं माशाल्लाह, वो भी रिसर्च करके उन्होंने 1960 से हिस्ट्री सुनाई है अभी हमारे दोस्त ने, तो उसमें ये है कि ये जो दावे होते हैं धांधली के और इल्ज़ामात लगते रहते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, गवर्नमेंट्स बन जाती हैं, गवर्नमेंट बन के आगे चलती रहती हैं। अभी भी आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की थी, वज़ीर आज़म उनके थे और उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन में सारे इलेक्शन हो रहे थे। तो अभी धांधली के जो इल्ज़ामात हैं, मैं समझता हूँ ये संजीदा नहीं है, और ये जो इल्ज़ामात हैं ये दम तोड़ देंगे जब इलेक्शन, जैसे अभी आपने कहा ना कि मीरपुर में हो गया इलेक्शन जी, ऊपर बड़ा जो डिवीजन है मुजफ्फराबाद है और नीचे रावलाकोट है, दरमियान में रावलाकोट है। अब अगर मुजफ्फराबाद में हो जाए तो मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम तक ये इसमें 4 जिले और आते हैं, और उसमें पहले भी और अभी भी PMLN की हमेशा मेजॉरिटी रही है। जो इलाका है राजगान का ऊपर तक, वहाँ पे PMLN की मेजॉरिटी रही है। और अगर यहाँ इलेक्शन हो गए जल्दी, जैसे दो को मेरे ख्याल होने हैं जी, 2 अगस्त, तो मुजफ्फरगढ़ डिवीजन में मुजफ्फराबाद डिवीजन में मेजॉरिटी PMLN ही लेगी। रावलाकोट में अब आपने अभी जो बात की है कि रावलाकोट में जब इलेक्शन कराए जाएंगे तो यकीन वहाँ पे हिफाजती इंतजाम भी किए जाएंगे। अब वैसे तो वो दोस्त हमारे कह रहे हैं कि 2 वोट पड़े हैं, 4 पड़े हैं, 6 पड़े हैं, जैसे आपने पहले कहा कि कानूनी कोई उसमें रुकावट नहीं है, 2 पड़े या 6 पड़े, तो वो जब गवर्नमेंट में लोग आ जाएंगे, जो भी आ जाएंगे, वो आके इनसे गुफ्तगू करेंगे, जो अभी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे गुफ्तगू भी हो सकती है, मामला तय भी हो सकते हैं। और अगर वो जिनके अभी, क्योंकि आज एक नया टर्न ये आया है कि अभी जो कश्मीर में मुजाहिरीन या कर रहे हैं मुजाहरा, उन्होंने ये कहा है कि जी अगर सीटें वीटें ख़त्म भी कर दी जाएं तब भी हम लॉन्ग मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद तक। तो मेरा ख्याल है कि शायद जो ये जो एक्शन कमेटी है वो मुज़ाकरात में कोई ज़्यादा संजीदा नहीं है, वो अपनी ताकत और स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि मुल्कों में, सियासत में, हुकूमतों में, या जिसको आप रियासत कहते हैं, उसमें वायलेंस के नताइज अच्छे नहीं होते, और हुकूमत के पास वायलेंस का जवाब देने के लिए बड़ी वायलेंस होती है। और दुनिया का असूल रहा है कि जहाँ वायलेंस होगी वहाँ उससे बड़ी वायलेंस हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी जो नई हुकूमत आए उसे मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए, और इलेक्शन कमेटी को अपनी जिद छोड़कर, अना छोड़कर बैठ जाना चाहिए, और जो एजेंडा है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो इसी तरीके पे चलते रहे तो मेरा ख्याल है कि बड़ी वायलेंस है उनको क्रश किया जाएगा। और फिर जो होता है मुल्कों में कि क्रश होने के बाद टाइम लगता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि सिर्फ कश्मीर में नहीं है, और भी कई जगह हुआ है, और यहाँ पे भी इस वक्त ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट है, यानी जो असल मुजाहिरीन थे उनके अलावा ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनका कोई नेफेरियस एजेंडा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, उसके जो भी नताइज आए उन लोगों को हुकूमत दी जानी चाहिए ताकि वो मुज़ाकरात करें, बात करें। वरना फिर आपके सामने मैंने कहा है कि वायलेंस का जवाब उससे बड़ी वायलेंस होती है। और रियासतें जो होती हैं, पाकिस्तान ही नहीं, चाइना से लेकर तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, UAE, रशिया, जहाँ जहाँ वायलेंस होती है उससे बड़ी वायलेंस जवाब में मिल जाती है। ठीक है मलिक साहब, ये जो बात की है कि जो भी हुकूमत आएगी वो किसी ना जो भी उसका तरीक़ाकार होगा वो उसको संभाल लेगी। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए PTI क्यों इलेक्शंस के बायकॉट को प्रेफर करती है, इलेक्शंस में नहीं बैठती है, चाहे वो हारें या जीतें, लेकिन उस सियासी अमल या प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनती PTI, जिसकी वजह से आप खुद मैदान छोड़कर इन दोनों जमातों को देकर सारा कुछ और साइड पे बैठ जाते हैं, और फिर आप ये समझते हैं कि जो है इनके ऊपर तनकीद की जाए तो उसका क्या फ़ायदा हासिल, उसका तो हासिल वसूल तो कुछ नहीं होगा। मली साहब आने से पहले अभी मेरे पास दोस्त ने बात की कि हम सब कुछ क्रश कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे।
पीटीआई को क्रश कर दो, टीएलपी को क्रश कर दो, मुहर्रम बलोच को क्रश कर दो, पख्तूनों को क्रश कर दो, बलोचों को क्रश कर दो, सब कुछ क्रश कर देंगे। ये है इस हुकूमत का पीटीआई दौरे हुकूमत में भी मल्लिक साहब मुझे याद पड़ता है टीएलपी के साथ यही कुछ हो रहा था, नून लीग के साथ यही कुछ हो रहा था, इसी तरह का मिजाज पीटीआई में भी था। सर में ये नहीं, ये एक वाकया बताए जहां पे पीटीआई ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहा हो कि अपनी लोगों पे आप गोलियां चलाएं और उनको मार दें। टीएलपी लाहौर के इवेंट में क्या हुआ था सर? बलूचिस्तान में पीटीआई ने गोलियां चलाई? नहीं, टीएलपी लाहौर के इवेंट में क्या हुआ था? पंजाब में चलाई? तो कहीं भी पीटीआई ने गोलियां नहीं चलवाई। ये गोली के सवा बात नहीं कर रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपीके हो, चाहे आजाद कश्मीर हो। ये एक खतरनाक माइंडसेट है इस हुकूमत का, जो इनको ले डूबेगा, लेकिन पाकिस्तान को भी एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। मैं मजम्मत करता हूं जो हलाकतें हो रही हैं, जिस तरह हमारे लॉ एनफोर्समेंट जो एहलकार है उनकी शहादतें हो रही हैं, नहीं होने चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लोग हैं, क्यों मारे जा रहे हैं इस हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से? लेकिन ये हुकूमतें आप देखें, अंदाजा लगाएं, इनके जहन में वहां पे आज बहता हुआ खून नहीं है, वहां कश्मीरी आवाम से इनको मोहब्बत नहीं है। ये जो यहां से जाते हैं, बिलावल, आसपा, मरियम, नवाज शरीफ, वहां जाके कश्मीर के बेटे और बेटियां बनते हैं और कश्मीरी को कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। इनको उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं, इनको हर सूरत में वहां पे इख्तिदार चाहिए, इनको ताकत चाहिए, इनको करप्शन और चोरी चाहिए। इनकी नजरें अगले फेज पर तो है, लेकिन एक भी कोई ये बात कर रहे हैं कि हम वहां पे अमन लाएंगे, हमें इलेक्शन की जरूरत नहीं, हमें पार्लियामेंट की वहां पे तब तक हुकूमतें बनाने की जरूरत नहीं जब तक वहां पे अमन ना आ जाए। ये बिल्कुल अमन के दाई नहीं है। इन्होंने तो, पीपल्स पार्टी ने तो पाकिस्तान तोड़ दिया था 1971 में, यही माहौल था। अब ये फिर वो लगे हुए। माजरत साहब, मल्लिक साहब, मुझे याद पड़ रहा है आपकी बात से, मुझे याद आया कि जब इलेक्शन लेट हो रहा था, करना चाहूंगा, इलेक्शंस में ताखीर हो रही थी, आपको याद होगा, तो पीटीआई कहती थी, अफगानिस्तान के हवाले देती थी। ये नसीम सिद्दीकी साहब भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, ये भी हवाले दे रहे थे कि जहां जहां जंगें हुई वहां पर भी इलेक्शंस हुए। मुझे खत्म करने दे दे। जी 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 प्लीज, एक बात मुझे खत्म करने दे दे। अब ये जो नवाब लीग कह रही है कि अभी जो हम ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक है, हम एक दूसरे पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, ये एक दूसरे से जो कर रहे हैं ये मजाक है, हम इलेक्शन चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, ये मजाक है। जैसे ये खत्म होगा, हम जो है बगलगीर होंगे, एक दूसरे को चूमेंगे, नाचेंगे, लूटेंगे, अय्याशियां करेंगे। ये इनकी सोच है जो ये खुद टीवी चैनल्स में आके बता रहे हैं। ये इतने झूठे लोग हैं कि खुद आके टीवी पे कहते हैं कि ये चोरियां करते हैं और खुद ही कहते हैं कि इलेक्शन के बाद हो तो हम एक दूसरे को गले लगा लेंगे। अब पाकिस्तान की आवाम ये बर्दाश्त नहीं करेगी, अब पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है। अब ये पहले आपने देखा श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, अब पाकिस्तान भी कोई दूर नहीं है, जाके पाकिस्तान की जो 60% नौजवान है वो इन चोरों को अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग निकलेंगे, अमन के लिए निकलेंगे, जमहूरियत की बहाली के लिए निकलेंगे, अदालतों की बहाली के लिए निकलेंगे, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए निकलेंगे। अब ये इनकी रविश जो है, ये वही रविश है कि देखिए कि वो लोगों को रोटी नहीं मिलती तो केक लेके खा ले। ये लोग भूख मर रहे हैं और ये इक़्तिदार के भूखे हैं, इक़्तिदार के सिवा इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो बात है मेरी उन्होंने सवाल उसको लिया नहीं बीच में, चूँकि आपका भी मैंने हवाला दे दिया था। आपको याद होगा एक प्रोग्राम में हम बैठे थे, इलेक्शंस जो हैं वो ताख़ीर का शिकार थे और मिसाल यही दी जा रही थी कि अफगानिस्तान में भी इलेक्शन होने चाहिए, फलां जगह पे भी होने चाहिए, जंगों के साथ भी होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा मतमा नज़र ये था कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो जाएं। अब हो गए हैं आज़ाद कश्मीर में, तो आप भी और मल्लिक साहब भी ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन ना भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पहले अमन कायम करना चाहिए। ये जो हमारा जो अपने वो जैसे कहते हैं ना, हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारे ख्वाहिश के पीछे मूव कर रहा होता है। हम अब जो समझ रहे होते हैं उसके पीछे चल रहे थे, हम आने वाले वक्त के हिसाब से या जो एक्चुअल ज़रूरत है उसकी तरफ नहीं जाते। श्रीलंका, बांग्लादेश और अब भारत की मिसालें तो दे रहे हैं, अगरचे कि वहाँ जो हालात हैं वो भी आपने देख लिए, इसके बाद भी जो हालात होंगे वो देख रहे हैं, चाहे शाम में हुए, लीबिया में हुए, इराक में हुए, जहाँ जहाँ जो हालात हुए। ये जिन हालात का रेफरेंस दे रहे थे डॉक्टर सईद अलाई ने, जो मुझे समझ में आया था वो ये कहा था कि वो जो आएगी हुकूमत वो उनसे मुज़ाकरात करेगी, लेकिन लग ऐसे रहा है कि अब जो बात समझ में आ रही, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, लग ऐसे रहा है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड
इस वक्त मुजाहरा है, तो ये बात शायद ना आए, तो अल्टीमेटली फिर जो है जब वायलेंस करेंगे तो फिर उसका जवाब रियासत जो है वो बड़ी वायलेंस से देते हैं। ये बात मुझे समझ में आई, हो सकता है कि मल्लिक साहब को किसी और तरह आई, आपको किसी और तरह। मेरा सवाल ये है, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड इसलिए दी कि आपको याद होगा चोर चोर के नारे लगाए जाते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन दोनों जमातों को चोर चोर कहकर जो है बहुत अरसा शोर डाला। अब चोरी के मामले के अंदर इमरान खान बेचारे इस वक्त कह रहे हैं। जी आपने कुछ कहा मल्लिक साहब? तो चोर चोर के नारे लगाते थे। हम तो कहते थे आज ये दोनों को चोर चोर का इल्जाम दे रहे हैं, मेडिट चोर। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है भाई, देखें खुद कह रहे हैं एक दूसरे को। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से निगेट नहीं कर रहा उस बात को, मैं उससे आगे बात करना चाह रहा हूं। नसीम साहब, चोर चोर का नारा लगाती थी पीटीआई, इन दोनों कहती थी, आज ये एक दूसरे को कह रहे हैं। इमरान खान साहब इस वक्त चोरी के इल्जाम में अंदर हैं। ये इस तरह के इल्जामात लगा लेने से या सजाएं देने से, या कल को वो जो सजाएं हैं फिर जिस तरह से माफ होती हैं या वो फारग हो जाती हैं, वो आपने देखा, चाहे नवाज शरीफ का मामला हो, चाहे किसी और की सजा हो, वो सारे मामला इसी तरह से हो जाते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं। सवाल ये है, मेरा सवाल ये था कि ये इस अंदाजे सियासत से नतीजा कहां निकलता है? इससे कुछ फायदा होता है? आपको लगता है कि अब वोटर जो ये जिस नौजवान नस्ल की बात कर रहे हैं, वो कोई एक सियासतदान गंदा नहीं हो रहा, वो तमाम सियासतदान उसके अंदर आ रहे हैं, वो इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं। सियासी जमातें अपनी जो दिलचस्पी है उसको लूज कर रहे हैं, उसकी तरफ कोई क्यों नहीं देख रहा? सिर्फ इल्जामात लगा के अपना फायदा दूसरे का नुकसान से नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला आज तक। बड़े अच्छे सवालात आपने किए और मैं तमाम पिछले भी कुछ आपने सवाल रेस किए थे उनका भी जवाब देता जाऊंगा, फिर आप इन बातों का जवाब दे दीजिएगा। अगर मैंने कहा था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात की, आपने कहा सबूत पेश करें, चले मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। 1971 हुकूमत किसके पास थी और किसने ज्यादा सीटें जीतने वाले को ऑफर देनी थी कि आए आकर आप हुकूमत बनाए, जिसके पास डबल सीटें थी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने किसको फोन किया था कि मैं हारना पे वो ये उनके अपने मुंह के अल्फाज है, उसने किसी सिविल ब्यूरोक्रेट ये आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया? आपके पास इसका कोई सबूत है इस बात का? ये तो इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे तो उनको बुलाने के लिए, असेंबली चलाने के लिए भी एक कर्नल साहब की जरूरत होती है, बिल पास कराने के लिए भी। तो देखें, खुद बताया है, उसके बाद आपने एस्टेब्लिशमेट के मुंह से भी ये सुना, ये तो बात ज़ुबाने ज़दे आम थी। अच्छा, मसला ज़ुबाने ज़दे आम के ऊपर यकीन करने से तो बन रहा है नसीम साहब। नहीं तो चले फिर ऐसे देख लेना कि अदालतों ने जो फैसले किए, जिस तरह के आपने भी बात की, क्या क्या इल्जामात जरदारी साहब के ऊपर नहीं लगे, उसके बाद वो बाइज्जत जब हुकूमत आती है बाइज्जत बरी हो जाती है, वही नवाज साहब के पास ऊपर लगे, आज इमरान खान के ऊपर लगे हुए। तो इन तमाम मामलात के पीछे कौन है? क्यों जुडिशरी ऐसे फैसले देती है? क्यों नवाज शरीफ को हाईजैकिंग केस में जो है लेकिन नसीम साहब, ये सियासतदान फिर खुद जो है मिल बैठते क्यों नहीं है? ये सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करते हैं? अवाम इनसे इररेलेवेंट होंगे क्योंकि ये फ्रंट पे आते हैं। सवाल किए नहीं, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। आपने बहुत सवाल कर दिए, अब सिर्फ खामोशी से जवाब सुने। सियासतदान पे तो सारे इल्जाम लगा दिए जाते हैं, जो ये पीछे बैठ के सारे ताने बाने हिलाते हैं उनके बारे में कौन कितनी बात कर लेता है। आपको भी पता है कि जब 2024 के इलेक्शन हुए हैं, मैं लाहौर में मौजूद था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज मॉडल टाउन वाले घर से छोड़ के मुंह लटका के जाती उम्रा चले गए थे। उसके बाद क्या ऐसा जादू हुआ जो सुबह सारे जो है वो फॉर्म 45 वाले फॉर्म 47 पे आ गए। आपने कहा जी कोई रिट नहीं करता, पीटीआई ने कुछ नहीं किया। जो 3 हलके खोले गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी कितनी सुनवाई की गई? उसकी सजा में पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलपट कर दिया गया, वहां के जजों को उठा के आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर फेंक दिया गया। तो ये कौन करता है? ये कौन से खुफिया हाथ है? देखिए, मैं और आप तो बच्चे नहीं, निशाद साहब आपको सब पता है, लेकिन मजबूरियां होती है, डेकोरम होता है, अपनी मीडिया की मजबूरियां हैं, चैनल की मजबूरियां हैं। लेकिन ये सारा इल्जाम हम सियासतदानों पे लगा दें, सियासतदान तो भुगत रहे हैं। सियासतदानों ने क्या कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ एक जमाने में आपने उसको जिला वतन कर दिया, वो मुल्क में बैठे हुए हैं, जेल में रखा। अभी इमरान खान जेल में, हो सकता है बाहर आ जाए, जरा से हालात बदलेंगे, इमरान खान की हुकूमत आ जाए। बात यह कि ये तमाम चीजों को खत्म होना चाहिए। सियासतदानों को सियासतदानों का काम करने देना चाहिए। अगर आप उनको मौका देंगे तो पीपल्स पार्टी भी मुहब्बे वतन है, नून लीग भी मुहब्बे वतन है। और फिर ये जो इल्जाम लगा दिए जाते हैं, जरा सा कोई बाहर निकलता है उसके ऊपर इल्जाम लग जाते हैं, जी एजेंडा है। वही काम इंडिया में भी हुआ है।
कि जब जेनजी वहां बाहर निकली है उन पे इल्जाम लग रहा है जी कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। उसने बताया कि हाँ जी मुझे 50 रुपए आए और मैंने बिरयानी अभी जो है ना वो पाकिस्तान की फंडिंग से खाई है। तो अगर कोई कर रहा है, कोई बीच में इस तरह के मौके पे कुछ लोग शरपसंद अनासर जरूर शामिल होते हैं, आप उनकी निशानदेही करें, उनको पकड़े, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कह देना कि ये किसी के एजेंडे पे चल रहे हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे याद है आपके साथ प्रोग्राम किया था, हम कहते थे कि जंग के हालात में भी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के मैं भी हक में हूं, लेकिन अगर उस जिधर इलेक्शन होने वहां पर ही अनरेस्ट है और इतना बड़ा अनरेस्ट है कि पूरी दुनिया से कवरेज हो रही है, तो वहां तो फिर भी आप थोड़ा सा डिले कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन आप खत्म ही कर देते, थोड़ा मुलतवी कर लेते कि तमाम बातें मनवा लेते। आपने कहा कि वो इलेक्शन कमेटी है वो जिद अना छोड़ दे, तो रियासत अपनी जिद और अना क्यों नहीं छोड़ देती? और अगर वो इतने ही बुरे हैं या किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो 36 पॉइंट्स के ऊपर आपने फिर उनके साथ क्यों मुत्तफिक हुए? आप किस तरह मुत्तफिक हो रहे हैं उस दूसरे एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं? देखिए अब कोई बच्चा नहीं रह गया, यहाँ पे बच्चों को भी बहुत ज्यादा समझ होगी। पहले हम जो अखबार में लिख देते थे टीवी पे चला दिया, तो सोशल मीडिया हाथ में, आप कोई भी चीज छुपाना शुरू करें तो वो छुप नहीं सकती, हर चीज खुलेआम नजर आती है। इस वक्त मुल्क जिन हालात में है, जो मुआशी हालात है, आप सबको पता है कि किस तरफ जा रहे हैं, क्या हालात होते चले जा रहे हैं। तो रिकंसिलिएशन जो नरमी का पहलू है वो रियासत ने दिखाना है। मैं और आप कौन होते हैं? हमें तो डंडे मार के जो मर्जी करवा लें, रियासत नरम होगी, सबको बिठाएगी, तमाम स्टेक होल्डर। वक्त खत्म हो गया नसीम साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद इलाही साहब आपका, लालचंद मल्लिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुल्फकार बदर साहब, नसीम सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे कि रियासत को नरमी दिखानी चाहिए, रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वहाँ हमें बहुत सेंसिबल जिसे कह लीजिए डिसीजन मेकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। रीज़न ये है कि ये बात दुरुस्त है कि बहुत सी ताकतें कारफरमा हैं और पाकिस्तान जिसे कह लीजिए कि इनके जिसे हमलावर हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें हमें इंटरनल दाखिली इत्तेहाद जो है वो कायम रखना होगा और उसके ज़रिए हमें आगे बढ़ना होगा ताकि कोई बैरूनी जो कुव्वत है वो किसी तौर, किसी महाज पर, किसी भी सूरत कामयाब ना होने पाए। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह निगहबान।